नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। उद्धव सरकार एक बार फिर से निशाने पर आ गई है और इस बार सरकार को निशाने पर लिया है मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने। इससे पहले भी उद्धव सरकार पर कई बार संकट के बादल मंडरा चुके हैं, जिनमें एक मामला था पाल घर में साधुओं की पीट पीट कर हत्या करना। फिर मसला सुशांत राजपूत की मौत के बाद सरकार घिरी और अब एक बार फिर से एक बड़ा मामला उठा है, जिसमें परमबीर सिंह ने एक लेटर बम फोड़ा है, जिसकी धमक उद्धव के गृह मंत्रालय तक पहुंची है और विपक्ष को उद्धव सरकार को घेरने का एक और बड़ा मौका मिल गया है। महाराष्ट्र के पालघर में गढ़चिंचले गांव में 16 अप्रैल 2020 की रात दो साधुओं और उनके ड्राइवर की भीड़ में पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने 154 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें 11 नाबालिग थे। दूसरा बड़ा मामला सुशांत की मौत का था, जब सुशांत 14 जून 2020 को मुंबई स्थित अपने घर में मृत पाए गए थे। उनकी मौत पर मुंबई पुलिस ने कहा था कि प्रथम दृष्टया यह आत्महत्या का मामला लगता है। इस मामले की जांच में मुंबई पुलिस की ईमानदारी पर सवाल उठे। मुंबई पुलिस एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कर रही है, सवाल पैदा हुआ। क्या वो मामले को दबाने की कोशिश कर रही है, ऐसे सवाल पूछे गए थे। और अब एक और तीसरा बड़ा मामला जो परमबीर सिंह का लेटर बम है, जिसमें गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपए की अवैध वसूली के आरोप लगे हैं। यानी एक बार फिर से एक बड़े मामले में उद्धव सरकार बीजेपी और विपक्ष के निशाने पर आ गई है। तो आज इसी मसले पर बात करेंगे कि क्या यह उद्धव सरकार पर एक और बड़ा संकट है। इस संकट से सरकार कैसे निपटेगी, महाराष्ट्र के सीएम कैसे निपटेंगे। क्या परमबीर की चिट्ठी किसी साजिश का हिस्सा है या फिर प्रतिष्ठा का सवाल है। कब थमेगा महाराष्ट्र की राजनीति में आया भूचाल, इस पर आज हम बातचीत करेंगे हमारे खास कार्यक्रम में। लेकिन उससे पहले परमबीर सिंह ने जो उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी है, उसमें बड़ी बातें क्या हैं, वो आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ते हैं। उन्होंने लिखा, मेरा मानना है कि मेरे स्थानांतरण का कारण जो सरकार द्वारा नोट किया गया है, उसमें एंटीलिया की घटना की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करना है। गृहमंत्री अनिल देशमुख ने लोकमत को दिए साक्षात्कार में यह कहा था कि मुंबई पुलिस और मेरे द्वारा एंटीलिया घटना की जांच में गंभीर खामियां थीं। मेरी गलतियां क्षमा के लायक नहीं थीं और मेरा स्थानांतरण प्रशासनिक आधार पर नहीं हुआ है। अनिल देशमुख ने सचिन वाजे को कई बार घर पर मिलने के लिए बुलाया था। गृहमंत्री ने वाजे को हर महीने 100 करोड़ रुपए की वसूली का लक्ष्य दिया था। ये चिट्ठी में लिखा है। गृहमंत्री ने वाजे को कहा था कि मुंबई में लगभग 1750 बार, रेस्तरां और अन्य प्रतिष्ठान हैं। प्रत्येक से हर महीने 2 से 3 लाख अगर लिए जाएं तो 40 से 50 करोड़ का जुगाड़ हो जाएगा। सचिन वाजे के कॉल रिकॉर्ड्स और फोन डाटा की जांच की जाए ताकि आरोपों की सच्चाई का पता चल सके और सच्चाई सामने आए। चिट्ठी की बड़ी बातें हैं जो आपको बता रहे हैं और मैंने आपको सच्ची तस्वीर से विनम्रता पूर्वक अवगत कराया है ताकि आप इस पर विचार करें और सुधारात्मक कार्रवाई कर सकें। ये चिट्ठी की बड़ी बातें परमबीर सिंह ने जो लिखी उद्धव ठाकरे को। कुछ बातचीत हुई चैट के जरिए, वो भी आपको दिखाएंगे। एसीपी पाटिल से बातचीत हुई। परमबीर सिंह ने पत्र में वसूली को लेकर पुलिस अधिकारी एसीपी पाटिल के साथ बातचीत का जिक्र भी किया है। इस चिट्ठी में परमबीर सिंह और एसीपी पाटिल के बीच 16 और 19 मार्च के बीच बातचीत हुई थी। परमबीर सिंह पूछते हैं पाटिल से कि पाटिल, गृह मंत्री और पलांडे ने कितने बार और रेस्टोरेंट और कितने रुपयों का टारगेट देने को कहा था। एसीपी पाटिल कहते हैं 1750 बार और रेस्टोरेंट प्रत्येक से 3 लाख रुपए, यानी टोटल कलेक्शन लगभग 50 करोड़ रुपए। पलांडे और मेरे साथ भुजबल थे, तब उन्होंने ये इच्छा जताई थी। परमबीर सिंह ने कहा, आप पलांडे से कब मिले। एसीपी पाटिल से पूछते हैं परमबीर सिंह, तो एसीपी पाटिल कहते हैं 4 मार्च को मिला था।
परमबीर सिंह आप गृह मंत्री से कब मिले, ये वो एसीबी पाटिल से पूछते हैं। एसीबी पाटिल कहते हैं पलांडे से जब मिला उससे 4 दिन पहले हुक्का पार्लर को लेकर बैठक हुई। परमबीर सिंह कहते हैं वाजे और गृह मंत्री के बीच मीटिंग कब हुई। एसीबी पाटिल वाजे और गृह मंत्री के बीच कब भेंट हुई वो अभी याद नहीं। परमबीर सिंह कहते तुमने कहा था कि तुम्हारी मुलाकात से कुछ दिनों पहले यह भेंट हुई थी। मेरा मानना है कि मेरे स्थानांतरण यानी वो बड़ी बातें हैं जो हमने आपको बताई। इस चिट्ठी में क्या उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखा है, लेकिन अब इस पूरे प्रकरण से महाराष्ट्र के सियासत में भूचाल आ गया है और इस भूचाल के चलते विपक्ष के निशाने पर एक बार फिर से उद्धव सरकार आ गई है। अब इसको लेकर बीजेपी की तरफ से क्या बयान दिए जा रहे हैं, जफर इस्लाम ने क्या कहा है, वो आपको सुनवाते हैं। जब वहाँ के जो फॉर्मर कमिश्नर ऑफ पुलिस परमबीर सिंह जी के जो लेटर लिखा है मुख्यमंत्री को, उसके बाद मुझे लगता है मुख्यमंत्री को उस सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्हें बिल्कुल इस सरकार को गिरा देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए। और जिस तरह के एनसीपी ने इतना बड़ा गबन किया है और जिस तरह से एक्सटॉर्शन का रैकेट चला के रखा था, मुझे लगता है इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन जो प्रदेश के बाहर होनी चाहिए और उससे समझ में आएगा कि वहाँ पर किस तरह का जो है एक्सटॉर्शन रैकेट चल रहा था और वहाँ की सरकार ने मिलकर वहाँ के प्रदेश को लूटने का किस तरह से जो है प्लान बनाया था। खास तो लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि उद्धव सरकार को अब कुर्सी पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। अवैध वसूली का वहां पर रैकेट चल रहा था, कारोबार चल रहा था। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर की तरफ से चिट्ठी में जो बातें सामने आई हैं उसको लेकर अब बीजेपी के निशाने पर एक बार फिर से उद्धव सरकार आ गई है और लगातार यह कहा जा रहा है कि उन्हें कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। अब इस पूरे मामले में यह समझना बेहद जरूरी है कि लगातार एक के बाद एक संकटों में घिरती रही है उद्धव सरकार। जब हमने पालघर का जिक्र किया तब भी निशाने पर आई थी उद्धव सरकार। उसके बाद सुशांत की जो मौत का प्रकरण था उसके बाद उद्धव सरकार एक बार फिर से निशाने पर आई और अब यह तीसरा मामला है जो बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि इसमें तो जो बातें लिखी गई हैं वो सीधे तौर पर उद्धव के गृह मंत्रालय पर जाकर सुई अटकती है। आरोप यह लग रहा है कि 100 करोड़ रुपए की वसूली की जा रही है और इसके आदेश हमें दिए जाते थे। यह परमबीर सिंह ने अपनी चिट्ठी में लिखा है जो उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखी है। आज इसी प्रकरण को लेकर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे, उनका परिचय मैं आपको कराऊंगा। मेरे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। वंदना यादव हैं, वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ हैं। वंदना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। पृथ्वीराज है, पूर्व डीजीपी हिमाचल। पृथ्वीराज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और ऋषिपाल सिंह अधिवक्ता मेरे साथ हैं। ऋषिपाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। सभी मेहमानों को स्क्रीन पर लाया जाए, उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मैं सबसे पहले पृथ्वीराज जी आपके पास आना चाहूंगा। ये बहुत बड़ा मामला है और इस प्रकार के जो मामले होते हैं वो इतने संगीन मामले हो जाते हैं जिसमें जांच का स्तर बहुत बारीकी से करना पड़ता है। लेकिन मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर ने गृह मंत्रालय पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये क्या वजह आपको नजर आती है, इसके पीछे जो कहानी वो क्या है, और उसकी टाइमिंग को लेकर बात करेंगे। ऐसे वक्त में उन्होंने ये चिट्ठी लिखी है या चिट्ठी सामने आई है जब वो मुंबई के पुलिस कमिश्नर नहीं रहे। पृथ्वीराज जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, सुन पा रहा हूं। अच्छा, ठीक है। तो ये मैंने पहले भी आपके साथ कई तरह की बहस में, विकास दुबे एनकाउंटर की बहस में भी आपके साथ भाग लिया था जी। मेरा मकसद में ये है कहने का कि आदरणीय श्री परमबीर सिंह और देशमुख जी, इनका क्या आपस में रिश्ता था, क्या ये आपस में किस प्रकार का इनका तालमेल था या नहीं था। और अब जो है वो परमबीर सिंह जी जो है इस बारे में एक चिट्ठी उन्होंने लिखी है मुख्यमंत्री जी को। वो मैंने भी, हमारे ग्रुप में भी मैंने भी देखी है वो चिट्ठी। कई तरह के आरोप उन्होंने लगाए हैं मिस्टर देशमुख के ऊपर कि वो चाहते थे कि 100 करोड़ रुपया महीने की इनकम उनको हो और इसमें प्रत्येक जो 1752 या 53 जो भी बार हैं वहाँ पर मुंबई के अंदर, उनसे 3 लाख रुपए प्रति मंथ जो है वो प्रति मास वसूली की जाए और इस तरह से जो है उनका टारगेट जो है पूरा किया जाए।
तो ये एक बहुत बड़ा घोटाला है, जी। एक बहुत बड़ी घटना या दुर्घटना कह सकते हैं इस देश के पुलिस तंत्र के लिए हम्म। और इस देश के राजनीतिक माहौल के लिए, और किस प्रकार इस देश को चलाया जा रहा है हम्म। उसके लिए। जी। मेरा तो इसमें यही कहना है कि जब तक इस देश की जो पुलिस व्यवस्था है और इस देश की जो जुडिशियल व्यवस्था है, हम्म। उसको पेशेवर नहीं बनाया जाएगा, हम्म। जिस प्रकार के कि दूसरे देशों में हमेशा ये कोशिश रहती है, जो वहाँ की एस्टैब्लिशमेंट है, पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट है, जो वहाँ की सरकारें हैं, हम्म। हमेशा ये कोशिश करती रहती हैं कि किस प्रकार उनकी जो पुलिस व्यवस्था है और जुडिशियल व्यवस्था है, हम्म। उसको किस प्रकार सुदृढ़ किया जाए, उसको किस प्रकार जो है विश्व स्तरीय बनाया जाए, हम्म। ताकि इस तरह की जो शॉर्टकट्स हैं, इस तरह के जो मेथोडोलॉजीज हैं, कहीं देख लीजिए, अब आज अखबार में भी था, वो रोबेरो साहब ने भी लिखा है एक आर्टिकल इसके बारे में, हम्म। जिसमें आंध्र प्रदेश का भी जिक्र है, विकास दुबे का भी जिक्र है, हम्म। और अब तक 56 पिक्चर बनी है हम्म। मिस्टर साधु के ऊपर, जी। अब तक 56। हम्म। तो के वो 56 एनकाउंटर कर चुके थे, फिर हम्म। और करना चाह रहे थे। हम्म। तो ये एक प्रकार का राजनीतिक संरक्षण हम्म। इस तरह के वर्दीधारी अपराधियों को दिया जाता है, जिससे कि उनका अपना राजनीतिक मकसद हम्म। लोगों का हल होता है। जी। और जब उनका मत को मक्खी की तरह, दूध से मक्खी की तरह निकाल कर फेंकने की कोशिश की जाती है, हम्म। लेकिन वो भी, उनके पास भी इन राजनीतिज्ञों के राज होते हैं। हम्म। और इसलिए ऐसे लोगों को जो है इग्नोर करना, और इस तरह से जब इस प्रकार का जो माहौल बनता है, हम्म। फिर इस देश की जो व्यवस्था है उसका उसका जो है एक किस्म से खुलासा हम्म। इस देश की जनता के सामने होता है। और ये बहुत दुर्भाग्य है हम्म। कि इतने बड़े बड़े स्तर पर इस प्रकार की जो गाड़ी है, जिसमें कि जेलाटिन रख के हम्म। मिस्टर मुकेश अंबानी को एक धमकी भरा पत्र भी लिखा गया। हम्म। हो सकता है उसमें भी कुछ एक्सटॉर्शन की कुछ बात की गई हो, कुछ हम्म। पैसे मांगने की बात की गई हो, या कुछ और तरह के खेलों में खेल, और व्हील विद इन द व्हील्स। हम्म। ये क्या मामला है, ये हम्म। नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है, इसकी जो इन्वेस्टिगेशन, इसका अन्वेषण करेगी, हम्म। पता लगेगा कि क्या है और क्या नहीं है। हम्म। और मैं तो चाहता हूं कि जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है हमारे देश की, हम्म। वो भी इस सारे एपिसोड से जो है ऐसा लगे देश के लोगों को हम्म। कि वो भी एक निष्पक्ष जांच इसमें कर रही है, उसके ऊपर भी किसी तरह का राजनीतिक दबाव नहीं है, जी। और वो भी किसी को जबरदस्ती किसी किन्हीं लोगों को जो है फंसाने की कोशिश नहीं कर रही है। तभी इस देश का कुछ भला हो सकता है। इसकी व्यवस्थाओं को हम्म। सुधारने का काम इस देश में कौन करेगा? कोई नहीं कर रहा है। हर तरह की सुधार की हम बातें करते हैं कि बड़े बड़े हम सड़कें बनाएंगे, हाईवे बनाएंगे, हम्म। और जी है मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बड़े बड़े जो है हम चांद पे जाएंगे या मंगल ग्रह पर जाएंगे, या मिसाइल्स बनाएंगे। लेकिन हम्म। जो आम आदमी जिस व्यवस्था से जूझता है हम्म। प्रतिदिन, हम्म। किस प्रकार पुलिस प्रशासन उनका शोषण करती है, हम्म। बिना किसी सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस को फॉलो किए लोगों को, निर्दोष लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है, कई हम्म। कई साल, कई कई महीने हम्म। जेलों में सड़ते रहते हैं, और बाद में पता लगता बिल्कुल है पृथ्वीराज जी, अभी कई एक आपने के बातें 22 कही साल हैं, के बाद जो है बहुत अहम बातें आप कह रहे हैं कि हमारा जब तक तो ये पुलिस व्यवस्था प्रशासन है, ने व्यवस्था को सुधारना बहुत जरूरी सुधारना है। बहुत जरूरी है, और जब इस प्रकार की बातों में सुधार नहीं होगा तो फिर ऐसी चिट्ठियां आगे आएंगी, क्योंकि खाकी और खादी के बीच का जो मेल है और जो खेल है वो बहुत पुराना है। मैं ऋषिपाल जी के पास जाना चाहूंगा। ऋषिपाल जी, ये जो मसला है, इसमें आपको किस प्रकार का यह अपराध लगता है? क्योंकि जब तक वो मुंबई के पुलिस कमिश्नर थे तब तक ये सब बातें, सब घटनाक्रम, हालांकि वो बातें जो हैं वो कुछ समय सीमा बताई गई है 16 से 19 के बीच को लेकर, लेकिन ये सारी की सारी चीजें तब सामने आती हैं जब उनको उस पद से हटा दिया जाता है। क्या उनके पास ये अधिकार नहीं था कि उनको उस पूरी जानकारी थी, वो इस पूरे मामले पर खुद संज्ञान ले सकते थे? गृह मंत्री पर जो आरोप लगा रहे हैं, उन आरोपों के आधार पर वो पहले भी कार्रवाई कर सकते थे। देखिए शमशेर जी, जो आज का मसला है हम्म। ये बहुत ज्यादा गंभीर है, और कहीं ना कहीं ये राष्ट्रद्रोह से जुड़ा हुआ है। जी।
क्योंकि ये जो परमवीर सिंह ने जो लेटर दिया है, ये कोई कांस्टेबल नहीं है या कोई एसी या कोई छोटा अपराध अधिकारी नहीं है। ये एक बहुत बड़े अधिकारी हैं और इन्होंने सीधा का सीधा जो है राज्य के गृह मंत्री के ऊपर आरोप लगाया है। ऐसी स्थिति में आप समझते हैं एक आम जनता के लिए जो हमारी ये संस्थाएं हैं उन पर कैसे विश्वास कर पाएगा जी। अगर एक व्यक्ति को अगर अपर कोई उसको धमकी देता है और एक्सटॉर्शन की धमकी देता है तो वो पुलिस के पास जाएगा। और ऐसी स्थिति जब ऐसा खेल हो जहां पुलिस और गृह मंत्री जिनका काम ही अपराधों को रोकना है, वो कहीं ना कहीं उन पर ये आरोप लग रहे हैं कि वो एक्सटॉर्शन के धंधे में लिप्त है। तो ये केवल आरोप, प्रत्यारोप या जांच की बात नहीं है। ऐसी स्थिति में जिस भी व्यक्ति इसमें अपराधी है और बड़े पैमाने पर इसकी जांच हो और उन सभी लोगों को इसमें मतलब केवल ये नहीं कि एक गृह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया और बात आई गई हो गई, खत्म हो गई और नई सरकार आगे पुरानी सरकार गिर गई। ये सीधा का सीधा ये आरोप जो है, ये आरोप सीधा संवैधानिक संस्थाओं पर है। एक राज्य का जो मतलब जो कमिश्नर है मुंबई का, वो आरोप लगा रहा है गृह मंत्री पर। तो ऐसी स्थिति में अगर हम ये सोचें कि हाँ ये तो आरोप प्रत्यारोप है और राजनीति की बात है, ये यहाँ तक बात नहीं है। आखिर जनता का विश्वास किस पे रहेगी? वो उसको जब परेशानी होगी या उसको अपराध की बात समझ में आएगी या कोई अपराधी उसके सामने आएगा तो उसको लगेगा ये जो जिन लोगों के पास वो जा रहे हैं ये तो ऑलरेडी अपराध में जुड़े हुए हैं, तो विश्वास करेंगे किस पे? बिल्कुल अहम बात है ये अपराध। इस अपराध की श्रेणी हम देखना चाहें तो किस तरीके का ये अपराध बड़ा, जैसे आपने कहा राष्ट्रद्रोह धाराओं की बात करना चाहेंगे, इनके ऐसी चीजों को लेकर किस तरह से मामले को जो है टैकल करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी जगह से मामला सामने आया जिसको देश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। जी 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 बिल्कुल। ऐसी स्थिति में जहां देश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है, जैसा कि पृथ्वीराज जी ने कहा, जो भी उद्योगपति हैं उनको भी अगर मान लीजिए ऐसे लेटर उनको मिलते हैं, एक्सटॉर्शन लेटर मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये संस्था या इन संस्था को चलाने वाले जो है इस व्यवस्था को ढंग से नहीं चला पा रहे। तो ऐसी स्थिति में केवल उनके हम कहें कि वो अपना इस्तीफा दे दें या सरकार बदल जाए, इतना नहीं है। इनकी जांच होनी चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ जो है आपराधिक मामले चलने चाहिए और राष्ट्रद्रोह का जो मामला है वो चलना ही चाहिए और पता लगना चाहिए। क्योंकि जो इसके परमवीर सिंह के जो आप लेटर पाएंगे तो उसमें ऐसा नहीं है केवल उसने गृह मंत्री ने बात की है, और भी राज्य के जो मतलब पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका भी उन्होंने हवाला दिया है। एक एसीपी जो शामिल था उससे बातचीत का हवाला दिया है, व्हाट्सएप की बात करिए, कॉलिंग की बात करिए। एक ऐसा पुलिस अधिकारी जो 2002-2003 के अंदर सस्पेंड हो गया था, उसको 2020 के अंदर देश का मुख्यमंत्री राज्य का जो गृह मंत्री है उसके रिकमेंडेशन से वो दोबारा से रिस्टोर हुआ है। बिल्कुल अपने आप में कोई छोटी बातें नहीं है, ये बहुत गंभीर बातें हैं। बिल्कुल सचिन वाजे की जो भूमिका है इस पूरे मामले में वो बहुत ज्यादा संदेहास्पद नजर आती है, और इस पूरे मामले में एनआईए जिस तरीके से उनसे पूछताछ कर रहे तो बहुत सारे खुलासे होंगे। लेकिन वंदना यादव जी आपसे पूछना चाहूंगा मैं, ये जो पूरा प्रकरण है, इस पूरे प्रकरण में आपको क्या नजर आता है? क्योंकि खाकी और खादी की जहां तक बात आती है, पहले भी सवालों के घेरे में रही है। जो अवैध वसूली को लेकर केवल आज आरोप नहीं लग रहे, पहले भी आरोप लगते रहे, ये बड़े स्तर पर बात सामने आई है। पहले भी ये चीजें होती रही हैं कि थानों को उगाही के लिए बोला जाता है, ऐसे आरोप कई बार सुनने में आते हैं। लेकिन अब ये बड़ा मामला सामने आया और इसमें पूरी की पूरी जो सुई है वो जाकर के गृह मंत्रालय पर अटक गई है और उद्धव सरकार के लिए एक और चैलेंज आ गया है। पहले पालघर मामला था, उसके बाद सुशांत था और अब एक और ही मामला। शमशेर जी सबसे पहले तो जैसा कि आपने कहा और जो सवाल आपने उठाया उससे मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, क्योंकि सवाल ये उठता है कि परमवीर सिंह जी जब अपनी संस्था पर सर्वोच्च पद पर थे, जब वो कमिश्नर थे, तो जो सवाल वो अब उठा रहे हैं वो सवाल उन्होंने तब क्यों नहीं उठाए थे? इन सभी चीजों की जानकारी क्या उनको तब नहीं थी? वो इन सारी चीजों से बहुत अच्छी तरह से अवगत थे, ये सारी चीजें उन्हें पहले से पता थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जितनी चिट्ठी है और ये जितनी भी चीजें हैं ये अब क्यों, है ना? जब वो एक पद पर थे और जब वो किसी के अगेंस्ट में एक्शन ले सकते थे तब उन्होंने वो काम क्यों नहीं किया, और अब उन्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि अब हमें ये सारी ये चिट्ठी और ये चीजें अब क्यों याद आ रही हैं?
सवाल ये है ना, अब तो आप किसी पर भी आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि तब उन्होंने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, है ना। और वो उस पद पर थे कि अगर वो कोई सवाल उठाते तो जरूर उसका जवाब दिया जाता, लेकिन जब उनके अगेंस्ट में एक्शन हो चुका है तब आप वो चिट्ठी लिखें, चाहे कुछ भी करें, कोई भी आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे, इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं है। ये वंदना जी किसी साजिश का हिस्सा हो सकता है उनका इस तरह से बोलना, हालांकि एक बहुत बड़े पद पर वो बैठे हैं और ऐसे किसी व्यक्ति पर सीधे तौर पर उंगली नहीं उठाई जा सकती कि वो कोई साजिश रचेंगे, कोई बात ऐसी बोलेंगे, लेकिन क्या इसके पीछे कोई ऐसी वजह नजर आ सकती है कि उनका ऐसा बोलना, पद पर थे कमिश्नर के तब नहीं बोला और ये सारी बातें तब भी उनको पता थी लेकिन आज उन्होंने बोला है, ये कोई आत्मसम्मान की बात है, कोई और वजह नजर आती है आपको? ये साजिश का हिस्सा है या नहीं है ये तो उन्हें ही पता होगा जी, लेकिन इसके ऊपर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते कि वो किसी दबाव के तहत ही ऐसा कह रहे हैं या क्या कारण है, ये तो उन्हें ही पता होगा, हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब उनके पास एक मौका था और जब वो कोई भी प्रश्न उठाते तो उस सवाल का जवाब मिलता, लेकिन अब इन चीजों का कोई मतलब ही नहीं है। अब आप किसी पर भी आरोप प्रत्यारोप लगाते रहें तो उसका कोई मतलब नहीं है, है ना। जैसा कि आपने कहा कि अगर ये सवाल वो तब उठाते तो ज्यादा अच्छा रहता, तो मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। बिल्कुल। मैं पृथ्वीराज जी के पास जाना चाहूंगा, आ रहा हूं आपके पास सर। मैं पृथ्वीराज जी से पूछना चाहूंगा, एक सवाल मैंने किया पृथ्वीराज जी, पहले भी जो है पुलिस पर इस तरह के आरोप लगते रहे हैं, अवैध वसूली करना, थानों को जिम्मा दिया जाता है, ऐसी बातें कई बार सुनने में आती हैं, लेकिन ये चीजें सवाल तो खड़ा करती हैं। अब ये मामला मैं पहले कह रहा हूं कि आर्थिक राजधानी से सामने आया है और ये भी माना जाता है कि वहां पर नशे का बहुत बड़ा रैकेट चलता है, बड़ा कारोबार चलता है। अब ऐसे में ये जो मिली भगत अगर ऐसी होती है और इसमें कोई सबूत ऐसा मिलता है, बात सामने आती है, तो पुलिस के ऊपर एक बहुत बड़ा दाग लग जाएगा, खासकर मैं महाराष्ट्र पुलिस की बात कर रहा हूं। साहब, ऐसा है कि इस देश के आम आदमी बच्चे बच्चे को पता है कि पुलिस जो है व्यवस्था इस देश की भ्रष्टाचार से संलिप्त है और अवैध वसूली में भी संलिप्त है। और जब भी कोई शिकायतकर्ता भी थाने में जाता है, ऐसी बहुत सी रिपोर्ट्स हैं इस देश के अंदर जो कि BPRND ने कराई है या जो राज्यों की पुलिस व्यवस्थाओं ने करवाई है, जिससे कि साबित होता है कि शिकायतकर्ता से भी पैसे लिए जाते हैं FIR दर्ज करने के। तो ये पुलिस व्यवस्था जो हमारे देश की है, ये पीपल फ्रेंडली नहीं है और ये बात इस देश के सभी राजनीतिज्ञों को, जिसमें कि सभी कांग्रेस BJP सब शामिल हैं, और पता है, और इस देश के आम आदमी को भी पता है कि भाई जब भी मेरा पुलिस से कोई सामना होगा या शिकायतकर्ता के रूप में या अपराधी के रूप में, मुझे पैसे देने ही पड़ेंगे। तो ये जो छुपी हुई, जिसको कि अंडर द कारपेट एक हम समझकर इसको इग्नोर करना चाहते हैं, इससे तो देश नहीं चलेगा और इससे काम नहीं चलेगा। इसको उखाड़ कर उधेड़ कर जनता के सामने लाना पड़ेगा। कोई ना कोई मसीहा इस देश के अंदर इस देश की जनता के लिए, इस देश की जनता की दुआओं के साथ आए कि इस पुलिस व्यवस्था को और इस जुडिशियल सिस्टम को, जिसमें कि 20-20 साल लग जाते हैं एक अपराधी को, जघन्य अपराधियों को भी सजा देने के लिए, कुछ सुधार करेगा, ठीक है, तो तभी इस देश के आम आदमी का भला हो सकेगा। और ये तो चल रहा है इस देश के अंदर। जब हर प्रदेश में है, जहां पर भी आतंकवाद है, किसी भी प्रदेश के अंदर जहां पर आतंकवाद पनपा है और खत्म हुआ है, तो वहां पर ऐसे ऐसे चरित्र, ऐसे ऐसे करैक्टर उभर कर आए हैं। पंजाब की जो खालिस्तान मूवमेंट थी, उसमें भी एक मिस्टर अजीत सिंह नाम के DSP बहुत मशहूर हुए थे, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, और बाद में उन्होंने आत्महत्या की थी। इसी प्रकार ये जो एक किस्म के फ्रैंकेनस्टाइन बना दिए जाते हैं दानव, जो भी पावर्स होती हैं, राजनीतिक पावर्स होती हैं उनके द्वारा, तो फिर ये दानव जब उनको खाने लगते हैं तो फिर इनको मरवा दिया जाता है और इनका इस्तेमाल किया जाता है एनकाउंटर्स में। इनके हाथों को
खून से रगवाया जाता है। ये नहीं कि पुलिस व्यवस्था को सुधार दें जिससे कि आम जनता का फायदा हो, लेकिन ऐसे लोगों के द्वारा शॉर्टकट मेथड्स का इस्तेमाल करके बड़े बड़े अपराधियों को एलिमिनेट करवाया जाता है, मरवाया जाता है। और उसमें फिर क्या है कि उसमें धड़ेबंदी चलती है कि एक धड़ा जो इंफॉर्मेशन देगा, जो सूचना देगा, उसका तो प्रोटेक्शन किया जाता है, उसके द्वारा तो वसूलियां की जाती हैं, उसके द्वारा तो एक्सटॉर्शन की जाती हैं, लेकिन जो विरोधी हैं उनको फिर मरवाते रहते हैं। एक गैंग को खत्म करते हैं, दूसरे गैंग के साथी बन जाते हैं। तो ये व्यवस्था बड़ी सड़गड़ चुकी है। मैं तो बिल्कुल, ये चाहता इस हूँ, अपील करना व्यवस्था को चाहता ही हूँ आमूल चूल परिवर्तित करने की जरूरत है। हाँ, ऋषिपाल जी आमूल कुछ कहना चाह रहे थे। परिवर्तन ऋषिपाल जी, एक तो ये मैं आप जो कहना चाह रहे थे, दूसरा ये कि जो अब मांग हो रही है कि सरकार जो है वो अपनी कुर्सी छोड़े, देशमुख अपने पद से इस्तीफा दें, तो क्या इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करने के लिए सब जरूरी है, या फिर निष्पक्ष जांच बिना पद छोड़े भी हो सकती है? क्या आपको ऐसा लगता है कि ईमानदारी से जांच हो पाएगी और बेहतरी से पता चल पाएगा कि गलत कौन है? देखिए शमशेर जी, एक तो आपने पहले इस घटना को और पालघर की घटना को कहीं पर कंपेयर करने की कोशिश की। दोनों घटनाएं बिल्कुल अलग अलग हैं। पालघर वाली घटना के अंदर कुछ पुलिस ऑफिसर वहां पर थे जो अपराध जिस समय हो रहा था वो उस भीड़ की वजह से उसको रोक नहीं पाए थे। यहाँ पर मामला बिल्कुल अलग है। अभी वंदना जी ने जैसा कहा कि परमवीर सिंह जिस समय कमिश्नर थे उनको जानकारी थी और उन्होंने ये बातें नहीं बताई, और अब इन बातों कोई मायने नहीं है। माफ कीजिएगा, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता। ये एक इस समय जो बात कर रहे हैं वो एक अपराध होने की बात कर रहे हैं, एक एक्सटॉर्शन के रैकेट की बात कर रहे हैं, और एक पुलिस कमिश्नर सीधा जो होम मिनिस्टर है उस पर आरोप लगा रहा है। ऐसी स्थिति में जो जनता जिसने इन लोगों को चुना है उनके प्रति कोई जवाब भी नहीं है। अभी आपने कहा जांच की बात करें, अगर ये लोग सरकार में रहेंगे या ये लोग पावर में रहेंगे तो आप कैसे जांच की उम्मीद कर सकते हो? जांच ऐसी स्थिति में बिल्कुल निष्पक्ष नहीं हो सकती। अगर जांच होनी चाहिए तो मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट जज की निगरानी में होनी चाहिए, क्योंकि ये किसी के मर्डर का केस नहीं है। एक ऐसा मामला है जिसके अंदर मुख्य जो देश का जो राज्य का गृह मंत्री जुड़ा हुआ है, और अगर मान लीजिए जांच में सामने आता है कि परमवीर ने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए ये आरोप लगाए हैं, तो भी बहुत गंभीर मामला है कि एक पुलिस का इतना बड़ा उच्च अधिकारी अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए इस तरह से आरोप लगा सकता है। तो ये केवल इस्तीफा देने से या केवल सरकार बदलने से नहीं होगा, बल्कि इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि इनकी जवाबदेही है पब्लिक से। पब्लिक ने उनको चुना है, पब्लिक की वजह से आज ये राज्य मंत्री है, आज ये एक अहम बात होम आपने मिनिस्टर कही है। है। मुझे रोकना होगा आप सभी को, क्योंकि वक्त मुझे और ज्यादा इजाजत नहीं देता। धन्यवाद वंदना जी आपका, पृथ्वीराज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, ऋषिपाल जी आपका भी बहुत बहुत आभार। आज हम चर्चा उस पूरे मामले को लेकर कर रहे हैं जो चिट्ठी जो है वो परमवीर सिंह ने लिखी है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के नाम, और उसमें उन्होंने जो आरोप लगाए गृह मंत्रालय के ऊपर, उनमें ये कहा है कि वो वसूली के लिए कहते हैं पुलिस के अधिकारियों को, और अलग अलग 1750 से ज्यादा ऐसी जगहें हैं जहां से वसूली करके करोड़ों रुपया जो है वो इकट्ठा किया जा सकता है। अब ऐसे में परमवीर सिंह कोई छोटे मोटे अधिकारी है नहीं, वो अगर ऐसे आरोप लगाते हैं तो फिर उन आरोपों की गहराई से जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच स्वतंत्र एजेंसी करे या निष्पक्ष जांच इसमें होनी चाहिए। किसी ऐसे ईमानदार अधिकारी को इसमें जांच के लिए ड्यूटी देनी चाहिए जो दूध का दूध और पानी का पानी कर सके, नहीं तो फिर इस तरह के जो आरोप होते हैं वो पहले भी लगते रहे। हालांकि ये मामला थोड़ा सा और हाई प्रोफाइल हो गया, गृह मंत्रालय तक बात पहुंची है। ऐसे पहले भी आरोप लगते रहे कि पुलिस को जिम्मा दिया जाता है अवैध वसूली का, पुलिस के ऊपर आरोप लगते हैं भ्रष्टाचार के, पैसा लेकर रिपोर्ट लिखने के, और उसके बाद फिर उस मामले को रफा दफा करवाने के भी आरोप लगते हैं। लेकिन ये जो मामला, ये बड़ा मामला है जिसमें सचिन वाजे जैसे लोगों की भूमिका बहुत संदिग्ध है, गृह मंत्रालय तक तार जुड़े बताए जा रहे हैं। और उसके बाद जो डिमोशन की बात करें या फिर तबादले की बात करें परमवीर सिंह की, उसको लेकर भी ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं उनके अंदर इसको लेकर नाराजगी हो सकती है। ये तमाम बातें, लेकिन जब तक इसमें ये साफ नहीं हो पाएगा कि ये जो आरोप लगे हैं इनमें सच्चाई कितनी है, तो फिर इस पूरे मामले को लेकर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि इससे ये एक बार फिर साबित हो गया है कि पुलिस को लेकर अवैध वसूली के जो आरोप लगते हैं उनमें कहीं ना कहीं को तार जुड़ा होता है,
और ऐसी बातें अक्सर सामने आती रहती हैं। लेकिन देखते हैं इस जांच में होता क्या है और कब तक ये जांच पूरी होती है, क्योंकि इससे पहले भी कई बार ऐसे मामले जो उद्धव सरकार के ऊपर संकट का कारण बन चुके हैं, चाहे पालघर में साधुओं की हत्या हो या उसके बाद सुशांत वाला जो मौत का मामला हो, और अब एक और ही मामला सामने आ गया। तो लगातार संकटों में सरकार घिरी है, लेकिन कितनी तल्लीनता से, शांति से और सफाई से जांच हो पाएगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार। आप देख रहे हैं खबर।